बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों डीम्ड इनकम हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 4 पार्ट मैंने आपको पहले बताया, जिसके अंतर्गत हमने समझा कि किस प्रकार से डीम्ड इनकम होती है। मैं वापस इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो हमने हेड्स पढ़े हैं, 5 हेड्स पढ़े हैं, उनमें हम इनकम्स को शो करते हैं। किसी व्यक्ति की कोई आय होती है, जिस साइड की उसकी आय होती है उसको साइड में दिखाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने टैक्स बचाने के पर्पज से अपनी इनकम को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं और संपत्ति अपने पास रखते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके नाम है, संपत्ति किसी और के नाम कर रहे हैं आप, उसका इंटरेस्ट किसी और के नाम कर रहे हैं, बिल्डिंग आपके नाम है, उसका रेंट किसी और के नाम कर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसको ये मानते हैं कि ये आपने अपने टैक्स को बचाने के पर्पज से किया है। तो इसके लिए कुछ रूल्स इसको गवर्न करते हैं कि आप अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, और अगर ट्रांसफ़र करते भी हैं तो उसको वापस से आपकी आय मान लिया जाए, तो इसको मानी गई आय कहा जाता है, डीम्ड इनकम। तो जैसे कि आपको इसमें हमने देखा था कि आय का ट्रांसफ़र वो करता है और संपत्ति का नहीं करता, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से रिवोकेबल ट्रांसफ़र करता है, खंडनीय हस्तांतरण, यानी वो ये कहता है कि भाई मैंने इसे संपत्ति दी है लेकिन ये 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन वापस से ये संपत्ति, हमने कहा ना आय का हस्तांतरण करा है, संपत्ति का नहीं, तो कहता है चलो संपत्ति का भी कर दिया मैंने, लेकिन संपत्ति का ट्रांसफर मैंने 4 साल के लिए किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है, वापस संपत्ति मेरे पास आ सकती है, तो इसको रिवोकेबल ट्रांसफर कहा जाता है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आप इरिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं, अखंडनीय हस्तांतरण, दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब हमें ये हर एक सिचुएशन में देखना है कि इसको ट्रांसफर माना जाए या नहीं। अगर ट्रांसफर मानते हैं तो करदाता की आय में मत जोड़िए, और अगर ट्रांसफर नहीं मानते हैं तो उसको वापस उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा। ये हम डीम्ड इनकम मानते हैं। तो ये होगा इनकम ऑफ स्पाउस। अगर जीवन साथी की आय है तो वो कैसे अलग से उसकी दिखाई जाती है, साथ में दिखाई जाती है, ये आपको देखना होगा। इसी तरह से डॉटर इन लॉ जो है उसको 1673 को या उसके बाद अगर आपने कोई ट्रांसफर किया बिना प्रतिफल के, एक वर्ड यहाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई पेमेंट किया है, बिना कंस्ट्रक्शन के आपने कंसिडरेशन लिए हुए कोई संपत्ति आपने ट्रांसफ़र की है, तो उसको माना जाता है कि आपने ये ट्रांसफ़र अपने टैक्स बचाने के लिए किया है, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। और अगर आपने जो है ट्रांसफ़र किया है तो उसमें अगर आपने जो है उसको संपत्ति का भी ट्रांसफ़र किया है तो उसको ट्रांसफ़र माना जाता है, यानी कि और या फिर उसका प्रतिफल आपने लिया है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो प्रतिफल के बाद तो आप कोई भी चीज़ किसी को कोई भी दे सकता है, चाहे वो पति पत्नी हो, या बच्चे को दे रहे हैं आप, या माइनर चाइल्ड को, या जो है आप अपनी बहू को दे रहे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्टेड ट्रांसफ़र था एसेट्स का, मतलब आपने हस्तांतरित संपत्ति का है ना, ट्रांसफर होकर के संपत्ति आई तो उसकी आय किसकी आय में जोड़ी जाए, ये हमने देखा था। इनकम जो है एचएफ का कैसे जो है ट्रांसफर होगी वो देखा था हमने। इसी तरह से हमने देखा कि जो भी इनकम्स ले रहे थे उनको हमने नेट को ग्रॉस करके जो है शामिल करेंगे हम। कोई भी इनकम आपको नेट दे रखी, शुद्ध दे रखी, तो उसको आपको ग्रॉस करके लिखना होगा। नेट प्लस टैक्स जोड़ करके ग्रॉस लिखा जाएगा। ये मैंने कई बार आपको समझाया कि ग्रॉस करने की वजह ये होती है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम टैक्स लिमिट में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये लास्ट में डिसाइड होगा कि वो टैक्स लिमिट में आता है, तो फिर इसी प्रकार से उसके टैक्स लिमिट में आने पर ही जो है उसकी इनकम मानी जाएगी। तो टैक्स लिमिट में आने पर जो है हमें पता लगाने के लिए पहले टैक्स जो कट चुका है, टीडीएस हो चुका है, उसको उसमें वापस से ऐड किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से अनडिस्क्लोज सोर्सेस हो सकते हैं, उसकी कोई आय हो सकती है, तो उसको भी जो है उसकी आय को उसमें जो है जोड़ा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ये भूपेश का क्वेश्चन है। इसमें देखिए किस प्रकार से जो है किसकी आय कैसे होगी डिस्कस करेंगे हम। 31 मार्च 2020 को, ये देखिए आप, समाप्त होने वाले वर्ष में जो है श्री भूपेश और श्रीमती भूपेश की आय का विवरण आपको दे रखा है। श्री भूपेश और श्रीमती भूपेश दोनों ही एक फर्म में साझेदार हैं। दोनों में से किसी का भी फर्म में सार्वनिहित नहीं। सार्वनिहित क्या होता है बच्चों, कि उसके पास में कंपनी की वोटिंग पावर के जो है शेयर्स होते हैं, तो दोनों का हित नहीं है। श्री भूपेश को गत वर्ष में फर्म से वेतन के रूप में 36,000 मिले हैं, और ब्याज के रूप में जो उसको आय हुई है वो 10,000 हुई है। जबकि श्रीमती भूपेश को जो है फर्म में ब्याज से 27,000 रुपये मिले हैं। आपको एक तरफ भूपेश की आय लिखी, एक तरफ श्रीमती भूपेश की, तो भूपेश की आय में जोड़े आपने 36 और 10 46,000 हो गए। ठीक है। और श्रीमती भूपेश की आय में अभी तक अपन ने 27,000 रुपये लिए। चलिए आगे चलते हैं। लाभ का हिस्सा प्रत्येक का 10,000 था। लाभ का हिस्सा यहाँ पे टैक्स फ्री होता है, उसको हम जो है इनकम में यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। श्री भूपेश ने अपने पुत्र के अवयस्क बच्चे को, श्री भूपेश ने क्या किया, अपने बेटा जो उसका है उसके बेटे को, यानी अपने पोते को, उन्होंने कुछ साल पहले 1 लाख रुपए के विनियोग हस्तांतरित किए थे, और पिछले वर्षों में अवयस्क बच्चों के इससे 40,000 रुपये की आय भी हुई है। गत वर्ष में अवयस्क बच्चों को 1,40,000 रुपये के विनियोग पर 21,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है। तो बच्चे इसमें ये आपको देखना होगा कि जो भी अवयस्क बच्चे को संपत्ति ट्रांसफर हुई, इसकी आय अवयस्क पोते के माता पिता, यानी कि जो इसके जो भूपेश का बेटा है उसकी में से आय में जोड़ा जाएगा। इसलिए भूपेश की आय में तो उसका कोई लिंक ही नहीं है, वो ट्रांसफर कर चुका है। श्रीमती भूपेश ने श्री भूपेश को 3 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए की संपत्ति हस्तांतरित की थी।
उस पर जो संपत्ति से श्री भूपेश को जो है गत वर्ष में 20,000 रुपये की आय हुई है। तो ये मैं जो है ये भूपेश की जो है श्रीमती भूपेश ने 1,00,000 रुपये की संपत्ति ट्रांसफर की भूपेश को आई। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इन्होंने आपस में ट्रांसफर ऐसे ही किया है, उसका प्रतिफल नहीं लिया है, कहा कुछ भी नहीं गया है, तो इसलिए 20,000 क्या जो उसने उसको ट्रांसफर की वापस से श्रीमती भूपेश की आय में शामिल की जा रही है ना। इसको मानी गई आय कहा जाता है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है ये। श्रीमती भूपेश एक मकान की मालिक भी है। गत वर्ष में इस मकान से श्रीमती भूपेश को यहाँ पर 18,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है, लेकिन ये मकान 5 साल पहले श्रीमती भूपेश को इनकी सास ने बिना प्रतिफल की दिया था। यानी कि बिना प्रतिफल की दी हुई संपत्ति जो थी वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जो है ये संपत्ति 5 साल पूर्व जो की गई तो ये उनकी सास की आय में शामिल होगी कि उसने बिना प्रतिफल के इनको दी थी। तो ये जो आय है मकान की आय ये श्रीमती भूपेश की नहीं मानी जाएगी। ये भी मानी गई आय का उदाहरण है। श्री भूपेश की माताजी ने कुछ साल पहले भूपेश के अवयस्क लड़के को 50,000 रुपये की संपत्ति दी थी। गत वर्ष में संपत्ति से श्री भूपेश के अवयस्क लड़के को 10,000 रुपये की आय हुई है। तो अवयस्क बच्चे की आय को उसकी माता पिता की आय में शामिल किया जाता है और उसमें से जो है छूट दी जाती है 1,500 रुपये की। तो ये जो है 10,000 रुपये की जो आय हुई है ये जो है उसकी श्रीमती भूपेश की आय जो अवयस्क लड़की की आय, अब उसको किसकी आय में जोड़ा जाए क्योंकि अपने पास में 2 जने हैं, श्री भूपेश और श्रीमती भूपेश। तो जिसकी आय ज़्यादा उसकी आय में जोड़ दो। तो उसकी आय तो है 46,000 श्री भूपेश की और उसकी है 27 और 20 47,000। तो इसलिए जो आय है ये 10,000 रुपये की आय किसकी आय में जोड़ोगे आप? श्रीमती भूपेश की आय में जोड़िए। तो श्रीमती भूपेश की आय में 10,000 लिखोगे माइनस 1,500 रुपये का उसको डिडक्शन आप देंगे अंडर सेक्शन 1032। तो उसकी आय हो जाएगी 28,500 प्लस 27,000 रुपये जो है उसकी पहले जो बिजनेस की आय है तो उसकी आय हो जाएगी 55,500 रुपये। ये विकलांग बच्चे की आय के लिए जो है इसने नीचे बताया है। तो विकलांग बच्चे का कोई भी जो है भूपेश की पुत्री विकलांग है उसकी जो 3 वर्ष पूर्व हस्तांतरित की और उनसे जो भी आय हुई है तो उसकी आय पे किसी प्रकार का कोई टैक्स या किसी भी माता पिता की आय में किसी की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। दैट मीन्स विकलांग की आय टैक्स फ्री है। तो चलिए आगे देखते हैं इसने क्वेश्चन को किस प्रकार से किया है। आपको मैंने जैसे बताया था श्री भूपेश है उसकी इनकम 2 तरह की, देखिए 36 और 10 40 हो गई और श्रीमती भूपेश की इनकम फर्म से 27,000 और अदर सोर्सेज में ट्रांसफर टू श्री भूपेश को जो उसने दी थी वो वापस इसकी आय में आ गई। और माइनर चाइल्ड जो श्रीमती भूपेश का जो था उसको जो भी ट्रांसफर हुई थी इनकम वो ग्रैंड मदर ने दी थी वो 10,000 की थी। उसमें से एग्जाम्पशन 1,500 का माइनस किया तो 8,500 और ये 28,500 और 55,500 जो है उसकी इनकम कहलाएगी श्री भूपेश की आय कहलाएगी। तो ये इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को देखा। तो इसी तरह से इसके आगे क्वेश्चंस करिए। इसके बाद हम देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। धन्यवाद।